न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो एक नजर देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। पंजाब में पकड़े गए 2 पाकिस्तानी जासूस। कटक में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा। पाकिस्तान पर फिर फड़के ओवैसी बताया विफल राष्ट्र। चारधाम यात्रा पूजन अर्चन के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। सीएम अब्दुल्ला ने की पीएम मोदी से मुलाकात। 2 खबरें विस्तार से। पंजाब में पकड़े गए 2 पाकिस्तानी जासूस। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना फुल एक्शन मोड में है। पहले तो देश में मौजूद पाकिस्तानियों को वापस भेजा, वहीं अब देश में मौजूद जासूसों की धरपकड़ की जा रही है। राजस्थान के बाद अब सेना ने पंजाब में बड़ी सफलता हासिल की है। यहां से पुलिस ने सेना के आदेश के बाद 2 जासूसों को गिरफ्तार किया। अचनाला पुलिस ने पाकिस्तान को खुफिया जानकारी मुहैया कराने के आरोप में 2 जासूसों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान जिंदर मसीह के बेटे फलकशेर मसीह और गांव बलारावाल के जुग्गा मसीह के बेटे सूरज मसीह के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए जासूस पाकिस्तान को अमृतसर सेना के कैंट और अमृतसर एयरबेस से जुड़े जानकारियां पाकिस्तान को दे रहे थे। इसके अलावा भी कई बार बातचीत करने की जानकारी भी मिली है। फिलहाल सेना ने अपना एक्शन शुरू कर दिया है और जासूसों से सारे राज उगलवाने का काम किया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने पाकिस्तान को अमृतसर के कई इलाकों की तस्वीरें भी भेजी थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही सेना लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही कई लोगों की गिरफ्तारी तो कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। अगली खबर, कटक में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा। ओडिशा के कटक जिले में शनिवार को काठजोड़ी नदी पर एक पुल की निर्माण कार्य के दौरान कंक्रीट का स्लैब गिर जाने से एक इंजीनियर और 2 मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका यहां SCB मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। कटक के पुलिस उपायुक्त खिलाड़ी ऋषिकेश ध्यानदेव ने बताया है कि स्थानीय लोग और पुलिसकर्मी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने श्रमिकों को बचाया। उन्होंने बताया कि बड़े कंक्रीट स्लैब को उठाते समय क्रेन में खराबी आ गई थी, जिससे यह मजदूरों और इंजीनियर पर गिर गई। डीसीपी ने बताया कि इस दुर्घटना की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन को घायलों से मिलने का निर्देश दिया है। मांझी ने इस घटना में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया है और घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि सीएम ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने दुर्घटना में घायल हुए लोगों के लिए मुफ्त इलाज भी घोषणा की है और जांच के आदेश दिए। ସବୁବେଳେ କାମ ଚାଲେ ଆମେ ଆସି ଏଠି ସାହି ଲୋକ ସବୁ ନଜର କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଯୋଉଟା କିଛି ଆବାଜ ହେଲା ଆମେ ଉଠିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଲାଗିଲା। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି।
ଏଟା ଦୁଃଖର ତଦନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଗଲାଣି କେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ଯେହେତୁ ଆସିବି ଏତେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ମୁଖଶାଳା ଏଇଟା କାନ କରିଦେଇକି ଯିବେ ଲୋକ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯଦି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହବ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେନି ଏଇଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନା। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ କହିବି ସେଇ ପାର୍କଟିକୁ ଆପଣ ପୁରା ଦେଖେଇବେ ତବେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ନା ଭାଇ ଟିକେ ମାନା 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 ଟିକେ ଦେଖାଯିବ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଆଗକୁ ବେଶୀ ତଳକୁ ଯାଉନି ହସିବେ हेलो ठीक है ठीक है चलो पूरी बस विजुअलटा पूरा बढ़िया रहे ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଯିବ फोकस मार सेठी मार टच मार नहीं टच नहीं फोकस नहीं गलानी लाइट जो फोकस नहीं होई है लगी फोकस नहीं मारती हमला बुझी भाई हमला बुझी पछुई मैं थोड़ी ऊपर चढ़ जा अच्छी अच्छी अबे भाई ऊपर चढ़ जा मुन्ना ऊपर चढ़ जा पूरा शॉट दे टॉप शॉट ମୁଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଟା ମଗେଇଛି ର बेंड कर दी साइड में गोड़े अगली खबर पाकिस्तान पर फिर भड़के ओवैसी बताया विफल राष्ट्र। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को पाकिस्तान पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने पाकिस्तान को एक विफल राष्ट्र करार दिया जो भारत को कभी भी शांति से नहीं रहने देगा। ओवैसी ने केंद्र सरकार की पाकिस्तान के साथ आयात निर्यात का समर्थन करते हुए आतंकवाद को प्रायोजित देश को FATF
की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की। ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ताकतवर है और हमेशा रहेगा, जो कि एक विफल राष्ट्र है। पाकिस्तान न तो अपने विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति सुनिश्चित कर पाया है और न ही उसके ईरान और अफगानिस्तान जैसे अन्य पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध है। ओवैसी ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर भी हमला किया। वहीं ओवैसी ने कहा है कि उन्हें याद रखना चाहिए कि भारत में रहने वाले मुसलमानों ने 1947 में जिन्ना को खारिज कर दिया था और यही रहने का विकल्प चुना था। उनके वंशज किसी भी सूरत में इस भूमि को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बांग्लादेश के एक पूर्व सैन्य अधिकारी की पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा करने वाली टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई। वैसे ने कहा, आपको याद रखना चाहिए कि एक स्वतंत्र देश के रूप में आपका अस्तित्व भारत की देन है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को पाकिस्तान पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने पाकिस्तान को एक विफल राष्ट्र करार दिया है, जो भारत को कभी भी शांति से नहीं रहने देगा। ओवैसी ने केंद्र सरकार की पाकिस्तान के साथ आयात निर्यात का समर्थन करते हुए आतंकवाद को प्रायोजित देश को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की। ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ताकतवर है और हमेशा रहेगा, जो कि एक विफल राष्ट्र है। पाकिस्तान न तो अपने विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति सुनिश्चित कर पाया है और न ही उसके ईरान और अफगानिस्तान जैसे अन्य पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध है। ओवैसी ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर भी हमला किया। वहीं ओवैसी ने कहा है कि उन्हें याद रखना चाहिए कि भारत में रहने वाले मुसलमानों ने 1947 में जिन्ना को खारिज कर दिया था और यही रहने का विकल्प चुना था। उनके वंशज किसी भी सूरत में इस भूमि को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बांग्लादेश के एक पूर्व सैन्य अधिकारी की पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा करने वाली टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई। वैसे ने कहा, आपको याद रखना चाहिए कि एक स्वतंत्र देश के रूप में आपका अस्तित्व भारत की देन है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को पाकिस्तान पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने पाकिस्तान को एक विफल राष्ट्र करार दिया है, जो भारत को कभी भी शांति से नहीं रहने देगा। ओवैसी ने केंद्र सरकार की पाकिस्तान के साथ आयात निर्यात का समर्थन करते हुए आतंकवाद को प्रायोजित देश को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की। ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ताकतवर है और हमेशा रहेगा, जो कि एक विफल राष्ट्र है। पाकिस्तान न तो अपने विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति सुनिश्चित कर पाया है और न ही उसके ईरान और अफगानिस्तान जैसे अन्य पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध है। ओवैसी ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर भी हमला किया। वहीं ओवैसी ने कहा है कि उन्हें याद रखना चाहिए कि भारत में रहने वाले मुसलमानों ने 1947 में जिन्ना को खारिज कर दिया था और यही रहने का विकल्प चुना था। उनके वंशज किसी भी सूरत में इस भूमि को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बांग्लादेश के एक पूर्व सैन्य अधिकारी की पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा करने वाली टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई। वैसे ने कहा, आपको याद रखना चाहिए कि एक स्वतंत्र देश के रूप में आपका अस्तित्व भारत की देन है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को पाकिस्तान पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने पाकिस्तान को एक विफल राष्ट्र करार दिया है, जो भारत को कभी भी शांति से नहीं रहने देगा। ओवैसी ने केंद्र सरकार की पाकिस्तान के साथ आयात निर्यात का समर्थन करते हुए आतंकवाद को प्रायोजित देश को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की। ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ताकतवर है और हमेशा रहेगा, जो कि एक विफल राष्ट्र है। पाकिस्तान न तो अपने विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति सुनिश्चित कर पाया है और न ही उसके ईरान और अफगानिस्तान जैसे अन्य पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध है। ओवैसी ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर भी हमला किया। वहीं ओवैसी ने कहा है कि उन्हें याद रखना चाहिए कि भारत में रहने वाले मुसलमानों ने 1947 में जिन्ना को खारिज कर दिया था और यही रहने का विकल्प चुना था। उनके वंशज किसी भी सूरत में इस भूमि को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बांग्लादेश के एक पूर्व सैन्य अधिकारी की पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा करने वाली टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई।
ओवैसी ने कहा, आपको याद रखना चाहिए कि एक स्वतंत्र देश के रूप में आपका अस्तित्व भारत की देन है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को पाकिस्तान पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने पाकिस्तान को एक विफल राष्ट्र करार दिया जो भारत को कभी भी शांति से नहीं रहने देगा। ओवैसी ने केंद्र सरकार की पाकिस्तान के साथ आयात निर्यात का समर्थन करते हुए आतंकवाद को प्रायोजित देश को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की। ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ताकतवर है और हमेशा रहेगा, जो कि एक विफल राष्ट्र है। पाकिस्तान न तो अपने विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति सुनिश्चित कर पाया है और न ही उसके ईरान और अफगानिस्तान जैसे अन्य पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध है। ओवैसी ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर भी हमला किया। वहीं ओवैसी ने कहा है कि उन्हें याद रखना चाहिए कि भारत में रहने वाले मुसलमानों ने 1947 में जिन्ना को खारिज कर दिया था और यही रहने का विकल्प चुना था। उनके वंशज किसी भी सूरत में इस भूमि को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बांग्लादेश के एक पूर्व सैन्य अधिकारी की पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा करने वाली टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई। ओवैसी ने कहा, आपको याद रखना चाहिए कि एक स्वतंत्र देश के रूप में आपका अस्तित्व भारत की देन है। अगली खबर, चार धाम यात्रा पूजन अर्चन के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। रविवार सुबह भगवान श्री हरि के धाम बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा जोरों पर शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह 6 बजे खोल दिए गए। मंदिर के रावल यानी मुख्य पुजारी ने वैदिक रीति से पूजा अर्चना के बाद मंदिर के कपाट खोले। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक लोकगीत गाए और गढ़वाल राइफल्स के बैंड ने परिसर को मधुर ध्वनियों से भर दिया। इस दौरान बद्रीनाथ धाम और यहाँ मौजूद श्रद्धालु पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। धाम के कपाट खुलते ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे मंदिर परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। गढ़वाल राइफल्स, SDRF, PAC और LIU के 500 जवान तैनात किए गए। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा जोरों पर शुरू हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी भगवान के दर्शन करने मंदिर पहुंच गए हैं। इसके चलते सुरक्षा के और कड़े इंतजाम किए गए। CM पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ श्रद्धालुओं से बातचीत भी की है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल गए। मैं उत्तराखंड की पावन धरती पर सभी तीर्थयात्रियों के आगमन पर उनका स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी तीर्थयात्रियों की यात्रा सकुशल संपन्न हो। साथ ही सभी श्रद्धालुगण ध्यान दें, सभी श्रद्धालुगण ध्यान दें कि VIP गेट पर अनावश्यक रूप से कोई खड़े नहीं होंगे। सभी श्रद्धालुगण नोट कर लेंगे, VIP गेट पर अनावश्यक इस तरफ आगे सर एक फोटो सर एक फोटो अच्छा रुपाई आगे से
आगे से देखें वो शायद बहुत ही शुभ दिन है और भगवान बद्री विशाल के कपाट आज खुल रहे हैं। मैं सभी आने वाले तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, सबका देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर, भगवान के द्वार पर पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी आने वाले तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न हो और यात्रा सबकी अच्छी हो। उसके निमित्त सारे प्रयास किए गए हैं, सारे प्रबंध किए गए हैं। यहाँ की यात्रा, चार धाम यात्रा, हमारे पूरे धामों की यात्रा, सभी यात्राएं थोड़ा कठिनाई में होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोशिश की गई है कि यात्रा कम से कम कठिनाई हो, यात्रा सुरक्षित हो। उस निमित्त सभी विभागों की समीक्षा भी की गई है और लगातार समीक्षा की जा रही है। सर, डेवलपमेंट वर्क को लेकर थोड़ा बताइए। अभी यहाँ पे भी काफी डेवलपमेंट वर्क देखने को मिल रहा है, कहाँ तक पहुँचा, कब तक कंप्लीट होगा? देखिए, डेवलपमेंट वर्क का हम लोगों का भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार इसकी समीक्षा करते हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के नेतृत्व में भगवान बद्री विशाल के मास्टर प्लान पर काम हो रहा है, क्योंकि 6 महीने काम यहाँ नहीं हो पाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो 6 माह का समय होता है, तेजी से काम होता है। और ये डेवलपमेंट वर्क पूरा होने पर आप देख भी रहे होंगे, बदला सा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब ये पूरा काम हो जाएगा तो ये पूरी भगवान बद्री विशाल की नगरी बहुत सुंदर होगी और आध्यात्मिक रूप से हमारे सभी तीर्थयात्री पर्यटकों के लिए एक अच्छा स्थान, जो उनके हमेशा उनके लिए जो है उनके स्मरण में रहेगा। जोशीमठ में लोग आ रहे हैं, कल दरवाजा, आज कपाट खुल रहे हैं, आज कपाट खुले हैं भगवान के। और कल हमने जो भारत सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी से जो निवेदन किया था कि जोशीमठ के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के लिए, वहाँ की सुरक्षा कामों के लिए, अनेक जो विकास के काम है उनके लिए हमको जो है धनराशि दी जाए। 1700 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है, जिसकी पहली किस्त इस वर्ष की 292 करोड़ रुपए की कल जारी हो गई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। सुरक्षा ट्रेन बंद कर दिया गया, सब सुरक्षा, सब सारे प्रबंध है। अगली खबर, सीएम अब्दुल्ला ने की पीएम मोदी से मुलाकात। पहलगाम आतंकी हमले और भारत पाकिस्तान की सीमा पर तेजी से बढ़ते तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद दोनों नेताओं की पहली मुलाकात है। यह मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली। इस दौरान सुरक्षा व आतंकी हमले सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। सीएम अब्दुल्ला और पीएम मोदी की मुलाकात से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को किसी भी निर्णय पर पूरा समर्थन है, खासकर पहलगाम हमले का बदला लेने और सुरक्षा के मुद्दे पर इसी बात का भरोसा देने मुख्यमंत्री दिल्ली गए। उमर अब्दुल्ला और पीएम मोदी की यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब जम्मू कश्मीर में सुरक्षा चुनौतियां बढ़ती ही जा रही और केंद्र सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने के संकेत दे चुकी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी आतंकी हमले की निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने की अपील की। पहलगाम आतंकी हमले और भारत पाकिस्तान की सीमा पर तेजी से बढ़ते तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद दोनों नेताओं की पहली मुलाकात है। यह मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली। इस दौरान सुरक्षा व आतंकी हमले सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।
सीएम अब्दुल्ला और पीएम मोदी की मुलाकात से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को किसी भी निर्णय पर पूरा समर्थन है। खासकर पहलगाम हमले का बदला लेने और सुरक्षा के मुद्दे पर इसी बात का भरोसा देने मुख्यमंत्री दिल्ली गए। उमर अब्दुल्ला और पीएम मोदी की यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब जम्मू कश्मीर में सुरक्षा चुनौतियां बढ़ती ही जा रही और केंद्र सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने के संकेत दे चुकी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी आतंकी हमले की निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने की अपील की। पहलगाम आतंकी हमले और भारत पाकिस्तान की सीमा पर तेजी से बढ़ते तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद दोनों नेताओं की पहली मुलाकात है। यह मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली। इस दौरान सुरक्षा व आतंकी हमले सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। सीएम अब्दुल्ला और पीएम मोदी की मुलाकात से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को किसी भी निर्णय पर पूरा समर्थन है। खासकर पहलगाम हमले का बदला लेने और सुरक्षा के मुद्दे पर इसी बात का भरोसा देने मुख्यमंत्री दिल्ली गए। उमर अब्दुल्ला और पीएम मोदी की यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब जम्मू कश्मीर में सुरक्षा चुनौतियां बढ़ती ही जा रही और केंद्र सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने के संकेत दे चुकी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी आतंकी हमले की निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने की अपील की। पहलगाम आतंकी हमले और भारत पाकिस्तान की सीमा पर तेजी से बढ़ते तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद दोनों नेताओं की पहली मुलाकात है। यह मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली। इस दौरान सुरक्षा व आतंकी हमले सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। सीएम अब्दुल्ला और पीएम मोदी की मुलाकात से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को किसी भी निर्णय पर पूरा समर्थन है। खासकर पहलगाम हमले का बदला लेने और सुरक्षा के मुद्दे पर इसी बात का भरोसा देने मुख्यमंत्री दिल्ली गए। उमर अब्दुल्ला और पीएम मोदी की यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब जम्मू कश्मीर में सुरक्षा चुनौतियां बढ़ती ही जा रही और केंद्र सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने के संकेत दे चुकी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी आतंकी हमले की निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने की अपील की। अगली खबर, जेल से बाहर आएगा दाऊद का भाई। वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को जेल भेजा गया था। अब कासलकर के जेल से बाहर आने की खबर सामने आई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा दर्ज अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को जमानत दे दी। यह मामला 2017 में जबरन वसूली की शिकायत पर दर्ज हुआ था। इकबाल कासकर के खिलाफ अंतिम मामला लंबित था। अब चूंकि अदालत ने इकबाल कासकर को जमानत दे दी है, इसलिए इकबाल की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। इकबाल कासकर को 26 अप्रैल को वसूली के मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत एक अदालत ने बरी कर दिया था। कासकर के वकील एडवोकेट ताबिश मुमान ने दावा किया है कि अब तक ईडी द्वारा अदालत में किसी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि चूंकि कथित वित्तीय अनियमितताओं की राशि 1 करोड़ रुपए से कम थी, इसलिए यह अपराध पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत योग्य था। हालांकि विशेष पीएमएलए अदालत ने 26 जून 2024 को इस याचिका को खारिज कर दिया था। वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को जेल भेजा गया था। अब कासलकर के जेल से बाहर आने की खबर सामने आई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा दर्ज अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को जमानत दे दी। यह मामला 2017 में जबरन वसूली की शिकायत पर दर्ज हुआ था। इकबाल कासकर के खिलाफ अंतिम मामला लंबित था। अब चूंकि अदालत ने इकबाल कासकर को
जमानत दे दी है, इसलिए इकबाल की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। इकबाल कासकर को 26 अप्रैल को वसूली के मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत एक अदालत ने बरी कर दिया था। कासकर के वकील एडवोकेट ताबिश मुमान ने दावा किया है कि अब तक ईडी द्वारा अदालत में किसी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि चूंकि कथित वित्तीय अनियमितताओं की राशि 1 करोड़ रुपए से कम थी, इसलिए यह अपराध पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत योग्य था। हालांकि विशेष पीएमएलए अदालत ने 26 जून 2024 को इस याचिका को खारिज कर दिया था। वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को जेल भेजा गया था। अब कासलकर के जेल से बाहर आने की खबर सामने आई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा दर्ज अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को जमानत दे दी। यह मामला 2017 में जबरन वसूली की शिकायत पर दर्ज हुआ था। इकबाल कासकर के खिलाफ अंतिम मामला लंबित था। अब चूंकि अदालत ने इकबाल कासकर को जमानत दे दी है, इसलिए इकबाल की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। इकबाल कासकर को 26 अप्रैल को वसूली के मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत एक अदालत ने बरी कर दिया था। कासकर के वकील एडवोकेट ताबिश मुमान ने दावा किया है कि अब तक ईडी द्वारा अदालत में किसी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि चूंकि कथित वित्तीय अनियमितताओं की राशि 1 करोड़ रुपए से कम थी, इसलिए यह अपराध पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत योग्य था। हालांकि विशेष पीएमएलए अदालत ने 26 जून 2024 को इस याचिका को खारिज कर दिया था। अगली खबर, ड्रग्स का खतरा वैश्विक मुद्दा, पंजाब को बदनाम करना उचित नहीं। राज्यसभा सांसद और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह संधू ने सभी नागरिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2047 तक नशा मुक्त भारत के निर्माण के संकल्प में अपना योगदान देने का आह्वान किया। वे केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा आयोजित वॉक फॉर ड्रग की चंडीगढ़ अभियान के दौरान बोल रहे थे। यह वॉकथॉन चंडीगढ़ शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरते हुए और चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित त्रियांगा पार्क में संपन्न हुई। सतनाम सिंह संधू ने कहा है कि हमारे पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का विजन दिया है। इतना ही नहीं, हमारे पीएम का विजन अमृत काल में भारत को नशा मुक्त भारत बनाना भी। पंजाब के गवर्नर और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया द्वारा निभाई जा रही सक्रिय भूमिका पर बोलते हुए सतनाम सिंह संधू ने कहा है कि पंजाब के गवर्नर ने पंजाब और पूरे क्षेत्र को नशे के खतरे से बचाने के लिए एक नया दृष्टिकोण दिया है, जो प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। नशा मुक्त भारत के लिए पंजाब के गवर्नर ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को नशे से मुक्त करने की शुरुआत पंजाब की पवित्र धरती से की है, जहाँ शहीदों ने देश के लिए अपना खून बहाया है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का, आगे की खबरें मीनल के साथ। तब तक देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।